एक छोटे से गांव में रमेश और रिंकी नाम के दो भाई बहन रहते थे। दोनों के माँ बाप नहीं थे और परिवार के नाम पर सिर्फ वही दो थे जो एक दूसरे का ख्याल रखते थे। रमेश बड़ा था और उसकी छोटी बहन रिंकी उससे 2 साल छोटी थी। रमेश और रिंकी हमेशा साथ रहते और एक दूसरे की मदद करते। रमेश अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी छोटी बहन भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमेश और रिंकी घर का सामान लेने के लिए गांव के पास वाले बाजार में जाते हैं। तभी उन्हें बाजार में एक चाचा की नई दुकान दिखती है, जिसमें वो चाचा धातु और मिट्टी से बने अलग अलग प्रकार का सामान बेच रहे थे। तभी रिंकी की नजर एक बांस पर जाती है जो उसे बहुत पसंद आता है। रमेश उस बांस का दाम चाचा से पूछता है। अरे वो चाचा, ये कितने का है? बेटा, ये बांस 250 रुपए का है। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। वो दुखी हो जाता है। तभी रिंकी बोलती है, अरे भैया, ये बांस इतना अच्छा भी नहीं है। दोनों घर का सामान लेकर वापस चले आते हैं। लेकिन रमेश समझ जाता है कि रिंकी को बांस काफी अच्छा लगा, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसने ऐसा कहा। रमेश ने मन ही मन ये फैसला कर लिया था कि वो अपनी छोटी बहन के लिए इस बांस को लेकर रहेगा, चाहे उसे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। 5 दिन बीत जाते हैं। रमेश पैसा जमा करके उसी दुकान पर जाता है और बांस खरीद लेता है। लेकिन रमेश रिंकी के लिए सरप्राइज रखता है। कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार आ जाता है और रिंकी रमेश को राखी बांधती है। रमेश उसे गिफ्ट के तौर पर वही बांस देता है जो रिंकी को पसंद आया था। रिंकी बांस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उस बांस को संभाल कर टेबल पर रख देती है और रोज उसको साफ करती है। एक दिन उससे बांस साफ करते करते गलती से गिर जाता है और टूट जाता है। रिंकी बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। जब रमेश घर आता है तो देखता है कि रिंकी रो रही है। फिर वो अपनी बहन से पूछता है, क्या हुआ बहना, तुम इतना क्यों रो रही हो? रिंकी बताती है कि उसका प्यारा बांस टूट गया है और उसे बहुत दुख हो रहा है। रमेश उसे समझाते हुए कहता है, रोने से बांस थोड़ी ठीक होने वाला है, कोई बात नहीं, हम दूसरा ले लेंगे। फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात में टूटे हुए बांस से धुआं निकलता है और एक चुड़ैल बाहर आती है। आखिरकार मैं इतने सालों बाद आजाद हो ही गई, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब रमेश काम से लौट कर घर आता है और दरवाजा खटखटाता है, रिंकी दरवाजा खोलती है। लेकिन आज रमेश को कुछ अजीब लगता है। जब भी वो घर आता था तो रिंकी खुश हो जाती थी और खुशी के मारे झूमने लगती थी, लेकिन आज उसने उसे देखा तक नहीं। रमेश सोचता है कि शायद ये बांस के टूटने की वजह से अभी भी दुखी है। दिन पर दिन रिंकी का बिहेवियर अजीब होने लगता है। रमेश को रिंकी को ऐसा देखकर बहुत दुख होता है। एक दिन रमेश घर पर रहता है और देखता है कि रिंकी अपने आप से बात कर रही है। ये देखते ही रमेश जल्दी से गांव के एक पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। पंडित जी रमेश की सारी बात सुनकर कहते हैं, ये सब उस बांस की वजह से हो रहा है जो तुमने बाजार से खरीदा था। वो बांस साधारण नहीं था, उसमें एक चुड़ैल की आत्मा कैद थी। उसके टूटने की वजह से अब वो आत्मा आजाद हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द उसे वापस से कैद करना पड़ेगा, नहीं तो वो रिंकी के साथ साथ गांव के सभी लोगों को मार देगी। रमेश पंडित जी की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो पंडित जी के साथ घर वापस आता है। पंडित जी अपने झोले से गंगा जल निकालते हैं और रिंकी के ऊपर छिड़क देते हैं। गंगा जल पड़ते ही रिंकी बेहोश हो जाती है और रमेश ये देखकर थोड़ा डर जाता है। अरे उसे कुछ नहीं हुआ है। फिर पंडित जी पूजा के सामान की मदद से गोलाकार का एक गोला बनाते हैं। रमेश को बोलते हैं कि रिंकी को गोले के अंदर ले आओ। रमेश रिंकी को गोले के बीच में बैठा देता है। पंडित जी अपने मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। जैसे ही पंडित जी मंत्रों का जाप करते हैं, घर के अंदर तेज हवा चलने लगती है। रिंकी का शरीर कांपने लगता है और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगती है। पंडित जी अपना जाप और तेज कर देते हैं। धीरे धीरे चुड़ैल रिंकी के शरीर से बाहर निकलने लगती है और गोले के बाहर आने की कोशिश करती है। ओए चुड़ैल, बता तू कौन है और इस बांस में कैसे आई? फिर चुड़ैल अपनी कहानी उन्हें सुनाती है। बहुत सालों पहले इसी गांव के पास एक दूसरा गांव था, जहां एक सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। चंद्रिका की सुंदरता और उसके गुण सभी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी।
चंद्रिका को मिट्टी और धातु से चीजें बनाने का शौक था। उसने अपने हाथों से कई सुंदर अलंकार बनाए जो गांव के लोग खरीदते और अपने घर को सजाते। एक दिन चंद्रिका ने अपने हाथों से एक सुंदर बांस बनाया जो दिखने में अत्यंत सुंदर और अनोखा था। उसने सोचा कि इस बांस को अपने घर के मंदिर में रखेगी, लेकिन चंद्रिका की जिंदगी में एक कठिन मोड़ आया। गांव में एक निर्दयी और एक दुष्ट तांत्रिक आया जिसका नाम भैरव था। भैरव अपनी तंत्र शक्तियों से गांव के लोगों को डराता और उनसे धन और दौलत लूटता। एक दिन भैरव की नजर चंद्रिका पर पड़ी और उसकी सुंदरता से वह आकर्षित हो गया। भैरव ने चंद्रिका को अपनी बनाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रिका ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भैरव को अपनी असफलता सहन नहीं हुई और उसने अपनी मंत्र शक्तियों से चंद्रिका को कैद करने का निश्चय किया। उसने अपने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके चंद्रिका की आत्मा को उस बांस में कैद कर दिया जो चंद्रिका ने अपने हाथों से बनाया था। भैरव ने सोचा कि इस तरह वो चंद्रिका को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेगा और उसकी आत्मा उसके कब्जे में रहेगी। चंद्रिका की आत्मा बांस में कैद हो गई और गांव के लोग इस बात से अनजान थे। भैरव ने उस बांस को तांत्रिक कार्यशाला में रख दिया। कुछ दिन बाद भैरव अपनी ही तंत्र विद्या का शिकार बन गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद उसका कार्यशाला और उस बांस को लोगों ने एक कोने में छोड़ दिया। कई सालों बाद एक व्यापारी ने भैरव के पुराने कार्यशाला को खरीद लिया और वहां से सारा सामान निकालकर अपनी दुकान में बेचने के लिए ले आया। उस व्यापारी को उस बांस की असली कहानी का पता नहीं था। वो बांस अब बाजार में बेचने के लिए रखा गया था, जहाँ से रमेश और रिंकी ने उस बांस को खरीदा। और इस तरह चंद्रिका की आत्मा जो उस बांस में कैद थी, बांस के टूटने पर आजाद हो गई। लेकिन अब उसकी आत्मा एक चुड़ैल बन चुकी थी जो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। अपनी दुख भरी जिंदगी और कैद से आजादी के लिए चंद्रिका की दुख भरी कहानी सुन के पंडित जी और रमेश की आंखों में आंसू हो जाते हैं। लेकिन अब चंद्रिका एक चुड़ैल बन चुकी है, इसलिए उसका कैद होना जरूरी है। पंडित जी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चंद्रिका की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। चंद्रिका की आत्मा के आजाद होते ही रिंकी बेहोश हो जाती है। चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। रमेश अपनी बहन को संभालता है। कुछ ही देर में रिंकी होश में आती है और अपने भाई को देखती है। वो अपने भाई से लिपट कर रोने लगती है। रमेश उसे समझाता है, सब कुछ ठीक हो गया है बहना, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। गांव के सभी लोगों ने पंडित जी और रमेश की तारीफ की और उनका आभार माना। रमेश और रिंकी फिर से अपने जीवन को शांति और खुशी के साथ जीने लगे। एक छोटा सा रामपुर नाम का गांव था जिसमें रमेश और रिंकी नाम की दो पति पत्नी रहते थे। इनकी दो बेटी भी थी। ये लोग काफी गरीब थे। रमेश बहुत लालची और मदकमाऊ इंसान था। रमेश हमेशा से ही चाहता था कि उसका एक लड़का हो ताकि बड़ा होकर वो कमाने जा सके और रमेश बैठकर खा सके। रमेश की सोच थी कि लड़की एक बोझ होती है। लड़की के आने के बाद सिर्फ खर्चा ही बढ़ता है, जिससे उसकी शादी। काफी समय बीत जाता है। रमेश की पत्नी रिंकी अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली होती है। रमेश इस बार भगवान से विनती करता है कि उसका तीसरा बच्चा एक लड़का ही हो, जिसके लिए भगवान को लालच भी देता है। हे भगवान, इस बार मुझे लड़का हुआ तो मैं आपको पूरे 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। देखते देखते समय बीत जाता है। रिंकी का बच्चे को जन्म देने का समय आ जाता है। रमेश जी, बधाई हो, आपको लड़की हुई है। हे भगवान, इस बार भी लड़की? मैं पहले ही इतना गरीब हूँ, अब मैं इस लड़की को कैसे पालूंगा? फिर रमेश रिंकी के उठने के पहले ही अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर जंगल की तरफ जाता है। बच्ची इसकी गोद में रो रही होती है। मैं जानता हूँ बेटी, मैं तुझे तेरी माँ से अलग कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रमेश को अपनी बच्ची पर दया तो आती है, लेकिन रमेश के मत कमाऊ होने की वजह से वो काफी गरीब था, इसलिए वो अपनी इस बच्ची का पालन पोषण नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वो इस बच्ची को वहीं पेड़ के नीचे रखकर वापस गांव चले जाता है। रिंकी के होश में आने के बाद वो अपने बच्चे का पूछती है तो रमेश उसको झूठ बोल देता है कि उनका बच्चा नहीं बच पाया। वहीं दूसरी तरफ वो छोटी सी बच्ची जंगल में अकेले जोर जोर से रो रही थी।
बच्ची की रोने की आवाज सुनकर उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल जाग जाती है। कौन है ये जो इतनी जोर जोर से रो रहा है? चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरती है और देखती है, अरे ये तो एक इंसान की बच्ची दिख रही है। मन ही मन चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है कि आज उसको इंसान का मांस खाने को मिलेगा। आज तो मजा आ जाएगा। चलो आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। लेकिन जैसे ही चुड़ैल उस बच्ची को मारकर उसको खाने वाली होती है कि तभी वहां पर नागिन चुड़ैल आ जाती है। रुक जा दोस्त चुड़ैल, इस बच्ची को क्यों मार रही है? तुझे इस छोटी सी बच्ची पर जरा भी दया नहीं आती? छोड़ दे उसे, देख कितनी मासूम और प्यारी है। नागिन चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। तू कब से इंसानों की दोस्त हो गई नागिन चुड़ैल? हट जा, ये मेरा शिकार है। आज तो मैं इसको खा के रहूंगी, नहीं तो मैं आज इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगी। थोड़ी ही देर में चुड़ैल और नागिन चुड़ैल में लड़ाई होने लगती है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है जिसमें नागिन चुड़ैल चुड़ैल को हरा देती है। नागिन चुड़ैल, आज तो तूने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी और अपना बदला लेने जरूर आओगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। नागिन चुड़ैल इस रोती हुई बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। भला इतनी प्यारी बच्ची को कौन इस जंगल में मारने के लिए छोड़ सकता है? ये इंसान भी कितना निर्दय हो गया है। बच्ची भी नागिन चुड़ैल की गोद में आकर चुप हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। कितनी प्यारी मुस्कान है इस बच्ची की। मैंने फैसला कर लिया है, भले इंसानों ने इसको छोड़ दिया है, लेकिन मैं इस बच्ची को एक माँ की कमी नहीं होने दूंगी। मैं पालूंगी इसे। इसके बाद नागिन चुड़ैल एक औरत का रूप ले लेती है और उस बच्ची को पालने लगती है। नागिन चुड़ैल उस बच्ची का नाम पिंकी रख देती है। धीरे धीरे बच्ची भी बड़ी होने लगती है। एक दिन पिंकी नागिन चुड़ैल के पास आती है और बोलती है, माँ, मैं अकेले खेलते खेलते उब गई हूँ। माँ, यहाँ से चलो चलो, हम पास के गांव में जाके रहते हैं। वैसे भी जंगल में हमारे अलावा कोई भी नहीं रहता। हम इस जंगल में अकेले कब तक रहेंगे? मैं जब भी इस जंगल से जाने की बात करती हूँ आप हमेशा टाल देती हो, लेकिन इस बार मैं नहीं मानूंगी। हम पास के गांव में ही जाकर रहेंगे। अब तो आपको चलना ही होगा। पिंकी की जिद के आगे नागिन चुड़ैल की एक नहीं चलती और नागिन चुड़ैल पिंकी की बात मान लेती है और चलने के लिए तैयार हो जाती है और वह दोनों पिंकी के असली माँ बाप के गांव में रहने के लिए चले जाते हैं और उस गांव में ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। नागिन चुड़ैल भी अपना नाम बदलकर मोहिनी रख लेती है। धीरे धीरे नागिन चुड़ैल और उसकी बेटी के अच्छे स्वभाव के कारण गांव वाले उन्हें पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वह दोनों वह हंसी खुशी रहने लगते हैं। अब पिंकी को भी खेलने के लिए दोस्त मिल गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जब मोहिनी पानी भर के वापस आ रही होती है कि तभी वहाँ वो जंगल वाली चुड़ैल उसे मिल जाती है। क्यों नागिन चुड़ैल, बहुत सुंदर नाम रखा है तूने मोहिनी। मजा आ गया तेरा नाम सुन के तो। अब बहुत इंसानों के साथ घुल मिल रही है तू। तेरी सच्चाई इंसानों को बता दूं क्या? नहीं चुड़ैल, तू यहाँ से चली जा। गांव वाले मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं और मेरी बेटी बहुत खुश है इस गांव में। तुम हमसे हमारी खुशियां मत छीनो। चली जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम में कब से इंसानों वाली भावना आ गई नागिन चुड़ैल? भूलो मत, तुम भी मेरी तरह एक चुड़ैल हो और हम सिर्फ लोगों की खुशियां छीनते हैं, देते नहीं हैं। और वैसे भी इंसानों को जब पता चलेगा कि तू एक चुड़ैल है, वो तेरे को गांव से निकाल देंगे। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है और उसी रात जब पिंकी अपने घर पर अकेले सो रही होती है तो चुड़ैल उसे उठा लेती है और हवा में उड़ने लगती है। नागिन चुड़ैल, तूने इसी लड़की के पीछे मुझसे लड़ाई की थी ना? अब मैं इस लड़की को मारकर अपना बदला पूरा कर लूंगी। चुड़ैल को पिंकी को हवा में ले जाता हुआ देख दो गांव वाले देख लेते हैं। अरे भैया देखो तो सही, पिंकी हवा में उड़ रही है। पिंकी के पास कोई शक्ति वक्ति है क्या? अरे ना समझ, जरा ध्यान से देख, वो हवा में नहीं उड़ रही है बल्कि वो चुड़ैल उसे पकड़कर ले जा रही है। ये देखने के बाद वो दोनों थोड़ा डर जाते हैं और भागते भागते मोहिनी के घर जाते हैं।
ओ मोहिनी बहन, ओ मोहिनी बहन, जरा बाहर तो आओ, देखो तो सही तुम्हारी पिंकी को एक चुड़ैल पकड़कर ले जा रही है। ये सुनकर मोहिनी समझ जाती है कि चुड़ैल का ही काम है। वो चुड़ैल को मैं जानती हूँ, उसने फिर ऐसा किया, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर मोहिनी फिर अपने नागिन चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। उसे देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। अरे मुझे मत मारना मोहिनी बहन, अरे मुझे मत मारना। अरे डरो नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इतने में पिंकी के असली माँ बाप भी आ जाते हैं। अरे मोहिनी बहन, तुम भी एक चुड़ैल निकली? हाँ भाई, मैं भी एक चुड़ैल ही हूँ। मैं सिर्फ पिंकी के प्यार की वजह से ही एक इंसान बन के यहाँ इस गांव में रह रही थी। पिंकी मेरी बेटी नहीं है। पिंकी जब छोटी थी तो उसको कोई मरने के लिए जंगल में छोड़ गया था, लेकिन पिंकी इतनी प्यारी थी कि मैंने जब भी फैसला कर लिया था कि मैं इसकी माँ बनकर इसका पालन पोषण मैं ही करूँगी, और तब से लेकर आज तक पिंकी को मैंने ही बड़ा किया है। नागिन चुड़ैल की बात सुनकर रमेश रोने लगता है और बोलता है, वो निर्दयी इंसान और कोई नहीं, मैं ही हूँ, और पिंकी हमारी ही बच्ची है। मैंने ही उसको जंगल में छोड़ दिया था। मैं हमेशा से एक लड़का चाहता था। मेरे यहाँ 2 लड़की पहले से ही थी। मैं चाहता था कि हमारा तीसरा बच्चा एक लड़का हो, लेकिन ये भी एक लड़की हो जाती है, और मैं इतना गरीब और मत कमाऊं, मेरे को लड़की का बोझ कैसे उठाता, इसलिए मुझे उसे जंगल में छोड़ना पड़ा। रमेश की बात सुनकर रिंकी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि रमेश ने रिंकी को बोला था कि उनका तीसरा बच्चा नहीं बच पाया। रिंकी जोर जोर से रोने लगती है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने एक माँ से उसके बच्चे को छीना है। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। तुम चिंता ना करो रिंकी बहन, मैं तुम्हारी पिंकी को लेकर आऊंगी, भले ही चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चले जाए। नागिन चुड़ैल के जाने के बाद वह बाकी के गांव वाले भी आ जाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा एक इंसान के बच्चे के लिए एक चुड़ैल लड़ रही है, हमें भी उसकी मदद करनी होगी। पुजारी के कहने पर गांव वाले जंगल की ओर जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर जंगल में, बाहर निकल दो चुड़ैल, मेरी पिंकी को कहाँ छुपा रखा है? आ गई तू, मुझे पता था आएगी तू तेरी बच्ची को बचाने, लेकिन इस बार तू मुझे हरा नहीं पाएगी। इतने सालों में मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन चुड़ैल को बांध देती है और मारने लगती है, और तभी पिंकी होश में आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। फिर उनके बीच में आ जाती है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, प्लीज मेरी माँ को मत मारो। ये जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी माँ है। वाह क्या प्यार है माँ बेटी का। नागिन भले ही तूने इसको जन्म नहीं दिया, लेकिन ये तेरे से बहुत प्यार करती है। तभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और पुजारी बोलता है, दुष्ट, तूने बहुत परेशान कर लिया इन दोनों को, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद पुजारी चुड़ैल पर गंगा जल छिड़क देता है और चुड़ैल वहीं जल जाती है। और फिर नागिन चुड़ैल पिंकी का हाथ पकड़कर उसके हाथ रिंकी के हाथ में दे देती है और फिर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी पिंकी नागिन चुड़ैल का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, माँ तुम कहीं नहीं जा सकती हो, तुम मेरी माँ हो। भले ही तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन तुम ही मेरी माँ हो। फिर नागिन चुड़ैल मोहिनी का रूप ले लेती है और उस गांव में ही रहने लगती है।